गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। मैं आपके ज्योग्राफी का टीचर कपिल। 11th क्लास में सेकंड चैप्टर चल रहा था और सेकंड चैप्टर में हम बात कर रहे थे भारत के भौतिक विशेषताओं की। जो फिजिकल जो भारत की जो मतलब विशेषताएं हैं, उन फिजिकल विशेषताओं की हम बात कर रहे थे। उनको हमने 6 भागों में बांटा था। भारत की जो प्राकृतिक विशेषताएँ हैं, उन प्राकृतिक विशेषताओं को हमने कितने भागों में बांटा था? भौतिक विशेषताओं को, प्राकृतिक विशेषताओं को कितने भागों में बांटा था? 6 भागों में बांटा था। उन 6 भागों को बांटने के क्रम में हम उन 6 पार्ट में डिवाइड किया था, 6 भागों में बांटा था और बांटने के बाद में एक के काम अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने उत्तर भारत का मैदान कर लिया। उसके बाद में हमने उत्तर प्रायद्वीपीय भारत कर लिया। आज हम बात करेंगे भारतीय महान मरुस्थल की, भारत के द्वीप की और भारत के द्वीप की और भारत के तटीय मैदानों की। तो आज हम 3 टॉपिक और करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। एक तो हम भारतीय महान मरुस्थल पढ़ेंगे, एक हम भारत का जो तटीय मैदान है उनके बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो भारत के द्वीप समूह का है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भारतीय महान मरुस्थल की। भारतीय मरुस्थल, विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पर्वत से उत्तर पूर्व में स्थित है। जो भारतीय मरुस्थल है, आप मैप में देख सकते हो दोस्तों, इस मैप में ये जो मरुस्थल है वो भारत के पश्चिम दिशा में। मरुस्थल भारत की किस दिशा में? पश्चिम में। मैंने आपको बताया था आपके लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होता है? आपके लेफ्ट साइड में हमेशा पश्चिम होता है और आपके राइट साइड में हमेशा पूर्व। ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण। तो पश्चिम, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, ये चारों चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो जो मरुस्थल है वो मरुस्थल कौन सी दिशा में? भारत के पश्चिम दिशा में है। और दोस्तों ज्योग्राफी का एक नियम ध्यान रखना, ये क्यों होता है उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। दुनिया में जितने भी मरुस्थल बने हैं, दुनिया में जितने भी मरुस्थल जिन किसी भी देशों में हैं, वो सारे मरुस्थल आपको पश्चिम दिशा में देखने को मिलते हैं। पश्चिम दिशा में ही मरुस्थल बनते हैं और भारतीय मरुस्थल भी कौन सी दिशा में दोस्तों? पश्चिम दिशा में। तो भारत में जो भारतीय महान मरुस्थल है वो कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में। और ये मरुस्थल अरावली पर्वतमाला के कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में। तो देखिए दोस्तों, ये तो अरावली पर्वतमाला हो गई। अरावली पर्वतमाला के ऊपर वाला भाग कौन सा हो गया? उत्तर हो गया। और ये साइड कौन सी होगी? पूर्व की। तो अरावली पर्वतमाला यहाँ तक है पूरी ऐसे फैली हुई। तो अरावली पर्वतमाला के उत्तर पूर्व में कौन सा मरुस्थल है दोस्तों? अरावली पर्वतमाला के उत्तर पूर्व में है हमारा महान भारतीय मरुस्थल। आइए, विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पर्वतमाला से उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत के तो पश्चिम दिशा में है और अरावली पर्वतमाला के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। यह एक उबड़ खाबड़ भूतल है। हमारा जो मरुस्थल है वो उबड़ खाबड़ है, जिस पर बहुत से अनुदैर्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। ये जो अनुदैर्य और बरखान है, ये राजस्थान में जो टीले पाए जाते हैं, जो मिट्टी के टीले जो हैं, उन टीलों का प्रकार है। बरखान जो रेतीले टीले वो 90 डिग्री के कोण पे बनते हैं। अनुदैर्य जो टीले है वो हवा की दिशा में बनते हैं। तो ये अलग बात है, अभी इनमें जाना नहीं है। अभी आपको इतना याद रखना है कि भारतीय जो महान मरुस्थल है वो उबड़ खाबड़ भूतल है, जिस पर अनेक प्रकार के रेतीले टीले मिलते हैं, अनुदैर्य क्रम के टीले मिलते हैं और खान क्रम के हमें टीले देखने को मिलते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर, ध्यान रखना है यहाँ पे क्या लिख रखा है? 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। हमारा जो भारतीय महान मरुस्थल है उसके अंदर जो वर्षा की जो मात्रा है वो 150 मिलीमीटर से भी दोस्तों क्या है? कम है। 150 मिलीमीटर से भी परिणाम स्वरूप यहाँ पर एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें राजस्थान में इतनी कम वर्षा होती है। इसीलिए हमें राजस्थान में या मरुस्थल में हमें वनस्पति रहित क्षेत्र देखने को मिलता है। यहाँ पे वनस्पति बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है और जो कुछ भी वनस्पति पाई जाती है वो केवल कंटीली झाड़ियाँ, वो केवल क्या पाई जाती है? कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है और बहुत कम को छोटे छोटे कोई पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से यहाँ पे वृक्ष रहित क्षेत्र है, यहाँ पे वन देखने को नहीं मिलता है। इन्हीं स्थल आकृतियों के कारण इसे मरुस्थल कहा जाता है। इन्हीं स्थल आकृतियों के कारण, इन्हीं गुणों के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा है? मरुस्थल पड़ा है। मरु मतलब मरा हुआ, जहाँ पे कोई भी जीव जंतु या कोई प्रकार के पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पाए जाते हैं। जैसे जंतुओं में भी, जैसे मान लो सांप है ना, बिच्छू है, जो जहरीले जो जानवर है वो मरुस्थल में हमें देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के जो मरुस्थल है, भारतीय महान मरुस्थल है, वो भारत के पश्चिम दिशा में अरावली पर्वतमाला के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह एक उबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर अनेक प्रकार के टीले पाए जाते हैं। यहाँ पे वर्षा का जो वार्षिक औसत है वो 150 मिलीमीटर से भी कम है और जब अगर वर्षा नहीं है तो इसके कारण यहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती। पूरा का पूरा इलाका है वो कैसा है? शुष्क प्रदेश है और शुष्क प्रदेश होने के कारण ही, इन्हीं सब गुणों के कारण इस क्षेत्र को हमने मरुस्थल का नाम दिया। मरु मतलब मरा हुआ, ठीक है।
मरुस्थल नाम से इसे जाना जाता है। आइए आगे बात करते हैं भारतीय महान मरुस्थल में। यह माना जाता है कि मोसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। जब हमारे ज्योग्राफी का जो काल है, मैंने आपको बताया था, जैसे हमने हमारे हिंदू धर्म में काल बांट रखे, अभी कलयुग चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में हुए थे, ठीक है ना। तो उसी प्रकार ज्योग्राफी में कई काल है, बताएंगे आपको किस प्रकार से बांटा हुआ है। तो जो ज्योग्राफी का एक काल है, उस काल को बोला जाता है मेसोजोइक काल। काल का नाम क्या है? मेसोजोइक। यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। मतलब वर्तमान में हम जहाँ पर रेगिस्तान देख रहे हैं, उस रेगिस्तान पर उस समय रेगिस्तान नहीं था, वो क्षेत्र समुद्र से ढका हुआ था। किससे ढका हुआ था दोस्तों? समुद्र का हिस्सा था, समुद्र से ढका हुआ था। यहाँ पे मिट्टी नहीं थी, यहाँ पे चारों तरफ समुद्र का पानी था। इसकी पुष्टि अब कोई कह दे भी बताइए आपने कैसे कह दिया मरुस्थल में पानी था? हम मान ही नहीं सकते मरुस्थल में पानी था। अब देखिए इसकी पुष्टि आकल में स्थित काष्ठ जीवाश्म पार्क में उपलब्ध प्रमाणों तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेपों से होती है। ये क्या कहते हैं कि जो जब हमारा मरुस्थल है, इस मरुस्थल की खुदाई की गई, तो इस खुदाई के अंदर देखिए जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, अनेक प्रकार के बड़े बड़े काठ के हमें मतलब बड़े बड़े पेड़ मिले हैं। उसके साथ साथ ब्लू व्हेल के कंकाल मिले हैं। ब्लू व्हेल, तो ब्लू व्हेल कहाँ? ब्लू व्हेल समुद्र में थोड़ी, ब्लू व्हेल को मरुस्थल में थोड़ी पाई जाती है। ब्लू व्हेल कहाँ पर है? मतलब समुद्र में पाई जाती है। और मछलियों के कंकाल मिले हैं, शार्क मछलियाँ, और अनेक प्रकार की मछलियों के हमें जीवाश्म मिले हैं। जीवाश्म का मतलब हुआ उनके कंकाल मिले हैं। और मछलियों के कंकाल कहाँ पे मिलते हैं? मछलियों के कंकाल हमें मिलते हैं समुद्र में। तो यही कारण है कि कालांतर में समुद्र तो सूखता गया और वो मछलियाँ क्या है कि पानी के बिना मर गई, और मर करके वो उनका जीवाश्म बन गया जो कि धरती के नीचे चला गया। तो ये सिद्ध करता है जो जीवाश्म हमें मिले हैं, जो हमें लकड़ी के बड़े बड़े जो हमें बड़े बड़े मतलब जो पेड़ मिले हैं, जो जीवाश्म मिले हैं, उससे ये सिद्ध होता है कि कुछ करोड़ों साल पहले यहाँ पे मरुस्थल की जगह यहाँ पे क्या था दोस्तों? समुद्र था। और दूसरी चीज़ आपकी बुक ने नहीं दे रखी, बता दूँ, पश्चिमी राजस्थान में हमें खारे पानी की झीलें मिलती हैं। पश्चिमी राजस्थान में हमें खारे पानी की झीलें मिलती है, जैसे लूणकरण झील हुई, फलोदी झील हुई, है ना, ये आपकी डीडवाना झील हुई, सांबर झील हुई, ये खारे पानी की झीलें हैं। और खारे पानी खारा कब होता है? जब मिट्टी में नमक होता है। और मिट्टी में नमक कब होता है? जब मिट्टी में समुद्र में। तो समुद्र का पानी खारा होता है, और वो समुद्र का पानी खारा होकर के उड़ गया, और जो नमक है वो हमारी मिट्टी में रह गया। तो यहाँ पे पानी डालते ही वो पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। ये सब प्रमाण है कि हमारा मरुस्थल से पहले यहाँ पे क्या था दोस्तों? यहाँ पे समुद्र था। आई बात समझ में? तो यह माना जाता है कि ये जो जीवाश्म पार्क है, इन जीवाश्म पार्क में, और जीवाश्म में कहाँ पे मिले? जैसलमेर में मिले हैं। ठीक है, जैसलमेर के निकट एक गांव है जिसका नाम है ब्रह्मसर। ब्रह्मसर के आसपास समुद्री निक्षेपों से हमें काष्ठ जीवाश्म मिले हैं, और जिनकी आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष आंकी गई है। मतलब 18 करोड़ वर्ष पहले के वो जीवाश्म है। अब आप बताइए 18 करोड़ वर्ष कितने होते हैं? तो 18 करोड़ वर्ष पहले, मतलब उससे भी पहले वहाँ पे क्या था? समुद्र था। ये इतने पुराने जीवाश्म है, इतने पुराने कंकाल हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो मरुस्थल से पहले यहाँ पे क्या था दोस्तों? मरुस्थल से पहले यहाँ पे क्या था दोस्तों? समुद्र था। उसके प्रमाण हमें जीवाश्मों के द्वारा मिले हैं, और राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं वो भी इसी बात को प्रमाणित करती है। यद्यपि इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, लेकिन समुद्र होने के साथ साथ राजस्थान का जो हमारे जो मतलब ज़मीन के नीचे जो हमें चट्टानें मिली है, वो चट्टान किसका भाग है? वो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। लास्ट टाइम मैंने आपको प्रायद्वीपीय पठार बताया था, उस प्रायद्वीपीय पठार की जो सीमाएं हमने निर्धारित की थी, जो मैंने आपको बताया था, राजस्थान में मरुस्थल से लेकर के अरावली पर्वतमाला के आसपास का जो क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। तो जो हमारा राजस्थान है उसकी जो चट्टानें हैं, मरुस्थल के नीचे की जो हमें चट्टानें मिली है, वो चट्टानें ये बताती है कि ये चट्टानें किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। ठीक है, यद्यपि इस क्षेत्र में भूगर्भिक चट्टानें प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, तथापि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातलीय आकृतियां बहुत ही अपक्ष है और पवन क्रिया द्वारा निर्मित है। लेकिन ये चट्टानें थी, तो चट्टानें फिर मरुस्थल कैसे बनी? तो इसका हमें आंसर मिलता है कि कालांतर में क्या हुआ, जब समुद्र का पानी धीरे धीरे सूखता गया और गर्मी धीरे धीरे तेज पड़ती गई, तो पानी तो भाप बन के ऊपर उड़ गया,
नीचे क्या थी, चट्टाने किसकी है, प्रायद्वीप भारत की है। अब चट्टानों पे क्या हुआ दोस्तों, आपकी बुक क्या कह रही है, तथापि अत्यंत शुष्क दशाएं, यहाँ पे जो वातावरण और जो वायुमंडल की दशाएं थी वो धीरे धीरे कैसे हो गई, शुष्क हो गई। शुष्क का मतलब एकदम ड्राई हो गई, जहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं था। उसके कारण क्या हुआ, यहाँ की जो धरातलीय आकृतियां हैं वो धीरे धीरे बदलने लग गई। और यहाँ पर क्या भौतिक अपक्ष है। अपक्ष का मतलब होता है दोस्तों टूटना, अपक्ष का मतलब क्या होता है, टूटना। और धीरे धीरे जो चट्टाने थी वो चट्टानी भाग धीरे धीरे टूटता गया। और जब चट्टानें टूटती हैं तो आपको बताऊं उनसे मिट्टी निकलती है। धीरे धीरे चट्टान क्या हो गई, टूटते टूटते एकदम मिट्टी का उन्होंने क्या ले लिया, रूप ले लिया। तो भौतिक अपक्ष है और पवन क्रिया था। पवनों ने क्या किया, लगातार उन चट्टानों से जो मिट्टी थी वो हटाती गई और धीरे धीरे चट्टान टूटती गई। तो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती रही और धीरे धीरे हमें मरुस्थल देखने को मिलता है। आई बात समझ में। तो ये हमने मरुस्थल के बारे में पढ़ा। सबसे पहले वाले स्लाइड में हमने क्या पढ़ा मरुस्थल के बारे में, कि मरुस्थल भारत के किस दिशा में है। यहाँ पे मरुस्थल बना क्यों, इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे वर्षा क्या होती है, कम होती है और मरुस्थल में हमें वनस्पति कम देखने को मिलती है। दूसरी स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, दूसरी स्लाइड में हमने ये पढ़ा कि जो मरुस्थल है वो समुद्र का हिस्सा है। अब क्या प्रमाण है कि समुद्र का हिस्सा है, प्रमाण यह है कि यहाँ पे हमें जैसलमेर के ब्रह्मसर में हमें बड़े बड़े जीवाश्म मिले हैं। उन जीवाश्मों की जो उम्र है वो 18 करोड़ वर्ष पहले क्या की गई है, और वो जीवाश्म भी मछलियों के मिले, बड़ी बड़ी मछलियों के मिले हैं। उसके अलावा ये जो राजस्थान की भूभाग है वो प्रायद्वीपीय है, भारत का ही क्या है, विस्तार है। और विस्तार है तो धीरे धीरे यहाँ पे शुष्क दशाओं के कारण भौतिक अपक्ष हुआ, चट्टाने धीरे धीरे टूटने लग गई। और चट्टाने जब टूटने लग गई उसके बाद में पवनों ने उन चट्टानों से जो मिट्टी है वो हटाने का काम शुरू कर दिया। और जब मिट्टियां धीरे धीरे हटी तो वो मिट्टी का एक पूरा मतलब इलाका धीरे धीरे कन्वर्ट होता गया और धीरे धीरे ये चट्टानें किस में परिवर्तित हो गई, मिट्टी में परिवर्तित हो गई। तो ये था हमारा मरुस्थल का क्षेत्र जिसे हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के तटीय मैदान की। दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, दूसरा हमारा भारत का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तटीय मैदान है। अब तटीय मैदान किसे कहा जाता है दोस्तों, ये आपके सामने मैप है। जो ये डार्क मतलब ये आपको ब्लैक कलर के अंदर डार्क में दिखाई दे रहा है, जो मैंने रेड अभी आपके सामने बनाया है, ये क्या तटीय मैदान है। समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र है जहाँ पे धरातल और समुद्र का जो मिलन स्थल है उसे हम क्या कहते हैं, तट कहते हैं। यानी समुद्र के आसपास की जो भूमि है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे तट कहा जाता है, समुद्री तट कहा जाता है। ठीक है। और भारत का तटीय मैदान देखिए आप, भारत का तटीय मैदान देखिए गुजरात, यहाँ पे गुजरात से शुरू होता हुआ ये आगे जाता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आगे जाता है ये गोवा, गोवा से आगे कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद में उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल होते हुए ये आगे निकल जाता है। ठीक है। तो ये देखिए भारत का तटीय मैदान कितना बड़ा है। आइए इसकी बात करते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा भारत का तटीय मैदान। भारत की तट रेखा बहुत लंबी है, आपको मैप में दिखाई दे रहा है। गुजरात से लेकर के कहाँ पश्चिम बंगाल तक भारत की तट रेखा जा रही है। तो भारत की तट रेखा बहुत लंबी है। और लंबी होने का कारण है दोस्तों, ये भारत की तट रेखा लंबी क्यों है, भारत की तट रेखा इसलिए लंबी है क्योंकि देखिए भारत की तट रेखा इसलिए लंबी है क्योंकि बीच बीच में कटी, फिर देखो गुजरात में आपको भारत की तट रेखा ऐसे मिली है। तो ये देखिए अंदर तक गई भी है। तो जब आप इस क्षेत्र को बड़ा करोगे, जब कोई रस्सी ऐसे पड़ी होती है, इसको जब आप सीधा करते हो तो ये लंबी हो जाती है। तो भारत की जो तट रेखा है वो कटी फटी है, अंदर तक ऐसे गई हुई है। तो भारत की तट रेखा क्या है, लंबी है, खूब लंबी है। भारत की तट रेखा बहुत लंबी है। स्थिति और सक्रिय भू आकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदान को हम दो भागों में बांट सकते हैं। भारत के जो तटीय मैदान है उसे हम कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में। पहला पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा पूर्वी तटीय मैदान। अब आपको समझाने की जरूरत नहीं होना चाहिए पश्चिमी तटीय मैदान कौन सा है और पूर्वी तटीय मैदान कौन सा है, बताइए कौन सा है। तो देखिए ये भारत है, हमारा इंडिया है। ठीक है। तो भारत में ऊपर वाला भाग कौन सा होगा, उत्तर, नीचे वाला भाग कौन सा होगा, दक्षिण, ये वाला भाग कौन सा होगा, पश्चिम, और ये वाला भाग कौन सा होगा, पूर्व। तो भारत के पश्चिम और पूर्वी तटीय मैदान बताइए। तो ये तो भारत का पश्चिमी तटीय मैदान है, ये वाला जो पूरा है ये पश्चिम तटीय मैदान है। और ये वाला कौन सा मैदान है, ये वाला, ये पूर्वी तटीय मैदान है, क्योंकि पूर्व दिशा में है इसलिए पूर्वी तटीय मैदान है, और ये पश्चिम दिशा में है इसलिए पश्चिम तटीय मैदान है। आई बात समझ में। तो हमारे भारत में ये वाला जो क्षेत्र है वो पश्चिमी तटीय मैदान का है, और ये वाला क्षेत्र पूर्वी तटीय मैदान का है, क्योंकि पूर्व दिशा में है और ये पश्चिम दिशा में है। तो भारत के तटीय मैदान को कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों, दो भागों में। कौन से में, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। आइए सबसे पहले अध्ययन करते हैं हम पश्चिमी तटीय मैदान का। पश्चिमी तटीय मैदान
जलमग्न तटीय मैदान के उदाहरण है। ये हमारा जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये जलमग्न तट का उदाहरण है। जलमग्न तट का मतलब है कि जो पश्चिम का जो तट है वो उसके ऊपर पानी आ गया, उसके ऊपर धीरे धीरे समुद्र का पानी फैलता जा रहा है, तो ये डूबा हुआ तट है। जो पश्चिमी भारतीय तट है वो डूबा हुआ तट है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। ऐसा विश्वास है, ऐसा कहा जाता है कि पौराणिक शहर द्वारका हमारे भगवान श्री कृष्ण की जो राजधानी है ना, किंगडम ऑफ कृष्णा किसे कहा जाता है? द्वारका को कहा जाता है। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारका जो किसी समय में पश्चिमी तट की मुख्य भूमि पर स्थित था अब पानी में डूब गया है। आपको पता होगा गुजरात जब आप जाओ और द्वारका देख के आओ तो द्वारका कहाँ पे है? ये रहा गुजरात में, यहाँ पे है द्वारका। ऐसा कहा जाता है कालांतर में पहले तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे रहते थे, धीरे धीरे जो भगवान श्री कृष्ण की राजधानी द्वारका थी वो समुद्र में समा गई और आज भी द्वारका के अवशेष, मैं गया हुआ हूँ, आप भी कभी घूमने जाओ तुम देख करके आना। स्कूबा ड्राइविंग होती है जब आपको वो सूट वगैरह पहना करके ऑक्सीजन सिलेंडर लगा करके समुद्र के नीचे आपको उतारा जाता है और समुद्र के नीचे उतार के आपको वो बकायदा वहाँ पे बड़े बड़े मतलब वो खंबे हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका थी। तो द्वारका कहाँ पर है? गुजरात में। तो गुजरात में ये जो द्वारका है धीरे धीरे द्वारका एकदम समुद्र तट के पास थी और कालांतर में पानी बढ़ता गया और द्वारका किस में डूब गई? समुद्र में समा गई द्वारका। ठीक है, तो पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारका जो किसी समय पश्चिमी तट का मुख्य भूमि पर स्थित था, पहले द्वारका मुख्य भूमि पर था लेकिन अब वर्तमान में समुद्र के फैलाव के कारण द्वारका समुद्र में डूब चुका है। यही कारण है कि धीरे धीरे समुद्र पश्चिमी तटीय मैदानों को लीलता जा रहा है, उनको डुबोता जा रहा है। जलमग्न होने के कारण पश्चिम तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है। अब जलमग्न हो गया, अब जलमग्न होने की वजह से जो पश्चिम का जो हमारा तटीय मैदान है वो संकीर्ण का मतलब है छोटा और एक पट्टी के रूप में, सीधा सपाट पट्टी के रूप में, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, सीधा सपाट पट्टी के रूप में एक संकीर्ण मैदान है और यहाँ पर पतन और बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करता है। अब देखिए दोस्तों, देखो दो प्रकार के बंदरगाह होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक बंदरगाह किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये सपोज कीजिए, मान लीजिए ये इस साइड के अंदर समुद्र है और इस साइड में भूमि है। क्या होता है अगर ये सीधा होगा तो यहाँ पे क्या है? बंदरगाह नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जहाज जब यहाँ पे आकर के खड़ा होगा तो समुद्र में क्या है वो ऊपर नीचे होता रहता है, तो वहाँ पे क्या है कि उसको सही ढंग से मतलब वो पार्क नहीं हो सकता, जो बड़ी बड़ी जो जहाज है वो पार्क नहीं हो सकते। लेकिन पश्चिमी तटीय मैदान देखिए, आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, ऐसे गुजरात में, फिर ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ पे क्या होता है जब किसी बड़े जहाज को पार्क करना होता है ना दोस्तों, तो मान लीजिए जहाज ऐसे आया और ये अंदर तक, क्योंकि अंदर तक पानी गया तो यहाँ पे एकदम ठीक अंदर में जाकर के पार्क हो जाता है। लेकिन अगर चूंकि यही रेखा अगर मान लीजिए सीधी होती तो सीधी में जब जहाज आता तो पार्क नहीं हो सकता, वो खड़ा नहीं हो सकता। तो ये प्राकृतिक बंदरगाह, पश्चिमी जो तट है वो प्राकृतिक बंदरगाह, क्योंकि जहाज सीधे आकर के अच्छे से अपने अंदर तक, मतलब जहाज अंदर तक मुख्य भूमि पर आकर के खड़े हो जाते हैं और उनमें जो सामान जहाजों में आता है वो हम उतार सकते हैं। तो देखिए, जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पतनों और बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां यहाँ पर प्रदान की जाती है। प्राकृतिक परिस्थितियों का मतलब है प्रकृति ने ही इनको बंदरगाह बना करके भेजा है, क्योंकि जो पश्चिमी जो तटीय मैदान है वो कटे फटे हैं और कटे फटे होने के कारण यहाँ पे अंदर तक जहाज उपलब्ध हो जाते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना दोस्तों? जियोग्राफी सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें जितनी ज़्यादा आपकी जो कल्पना शक्ति है, जो इमेजिनेशन पावर है, वो जितनी ज़्यादा अच्छी होगी ना, आपको जियोग्राफी उतनी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो हमने क्या बात की? हमने बात की पश्चिमी तटीय मैदान की, जो कि जलमग्न है, द्वारका इसका उदाहरण है और प्राकृतिक बंदरगाह हमें उपलब्ध कराते हैं। ये प्राकृतिक बंदरगाह मतलब अंदर तक जहाज आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पश्चिमी तटीय जो रेखा है वो कैसी है दोस्तों? कटी फटी है। आइए आगे बात करते हैं तटीय मैदानों में। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में, अब जो ये प्राकृतिक बंदरगाह हैं जो पश्चिमी तट पर, उनके नाम, यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला, मझगांव, जेएलएन, नायवा सेवा, मार्मागोवा और मंगलोर व कोचीन शामिल है। 10th क्लास आप पास करके आए हो, 11th क्लास आप पढ़ रहे हो, 10th क्लास में आपको पता होगा कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट आपके मैप में आपको पता है कांडला पोर्ट कहाँ पर है? गुजरात में है ना? तो कांडला क्या है? एक बंदरगाह है। तो कांडला बंदरगाह कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में है। ये 10th क्लास में आपने पढ़ा है। मझगांव शिपयार्ड कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। जेएलएन जवाहरलाल नेहरू, जिसे नावा सोवा भी कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। मार्मागोवा कहाँ पर है? मार्मागोवा
गोवा, मार्मागोवा कहाँ पर है? गोवा के अंदर है। मंगलोर कहाँ पर है? मंगलोर कर्नाटका के अंदर है। या उसके अलावा कोचीन कहाँ पर है? कोचीन केरला के अंदर है। तो ये सारे के सारे जो हम अभी तक अपन ने बात की है, सारे के सारे अभी तक हमने जहाँ बात की, कांडला कहाँ पर है? गुजरात में है। मार्मागोवा कहाँ पर है? गोवा में है। मंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटका में। कोचीन कहाँ पर है? केरला के अंदर है। ठीक है। और जेएलएन कहाँ पर है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो ये जो सारे हैं, ये सब प्राकृतिक जो बंदरगाह, ये कौन सी दिशा में है? पश्चिमी तटीय मैदानों में की दिशा में। क्यों प्राकृतिक है? क्यों? क्योंकि ये क्या है? कटे फटे हैं। आइए आगे बात करें। यहाँ पर कई प्राकृतिक बंदरगाह है। याद करना, ये पूछा जा सकता है कि पश्चिम में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पश्चिमी तटीय मैदान में स्थित किन्हीं 2 प्राकृतिक बंदरगाहों के नाम बताइए। तो एक तो कांडला गुजरात याद कर लो, एक मंगलोर याद कर लो, क्योंकि मंगलोर भी आपको 10th के जो आपकी एसएसटी की बुक थी उसमें भी मैप में ही पूछा जाता है। आई बात समझ में? तो पश्चिमी दिशा के अंदर कुछ बंदरगाह हैं, प्राकृतिक बंदरगाह हैं, जिनको प्रकृति ने बनाया है। कौन कौन से हैं वो? कांडला है, मझगांव है, जेएलएन है, मार्मागोवा है, मंगलोर है और कोचीन है। उत्तर में गुजरात। अब देखो, ये जो पश्चिमी तट है इसके कुछ अलग अलग नाम है। पश्चिमी जो तट है उसके कुछ अलग अलग नाम है। उन नामों की बात करते हैं दोस्तों, उनके क्या क्या नाम है। देखिए ध्यान से समझना, आपको यहीं पे याद करवा दूंगा मैं। पश्चिमी तटीय मैदानों के कुछ नाम है। देखिए आपको जैसे इस फोटो में दिखाई दे रहा है, गुजरात में जो मैदान है, गुजरात में इस मैदान को बोला जाता है काठियावाड़ तट। गुजरात में पश्चिमी तटीय मैदान को क्या बोला जाता है? काठियावाड़ तट। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र और गोवा में बोला जाता है कोंकण तट। महाराष्ट्र और गोवा में क्या बोला जाता है? कोंकण तट। कर्नाटक में क्या बोला जाता है? कन्नड़ तट। दिख रहा है आपको? कर्नाटक में क्या बोला जाता है? कैसे कर्नाटक, कैसे कन्नड़। और केरल में क्या बोला जाता है? मालाबार तट। केरल में पश्चिमी तट को क्या बोला जाता है? मालाबार तट। अब याद कैसे करूँ आपको? तो सुनना बात को ध्यान से। केरल के अंदर आपको पता है इलायची, लौंग और किशमिश, कांजू वगैरह बहुत अच्छे क्वालिटी के और अच्छी मात्रा में होते हैं। तो वहाँ पे क्या है, ये जो मालदार है, ये जो केरल का जो तट है वो मालदार है, क्योंकि वहाँ पे कांजू, किशमिश वगैरह बहुत ड्राई फ्रूट्स वगैरह अच्छी मात्रा में होते हैं। इसलिए केरल के तट को हम क्या कहते हैं? मालाबार। केरल के तट पे क्या मिलता है? माल। कौन सा माल? कांजू, किशमिश वगैरह केरल में मिलते हैं। तो केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। कर्नाटका के तट को कन्नड़ तट से। कर्नाटका के तट को किस नाम से जाना जाता है? कन्नड़ तट से। ठीक है। कैसे कर्नाटका, कैसे कन्नड़, याद रह जाएगा। कैसे कर्नाटका, कैसे कन्नड़। महाराष्ट्र के तट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। जो महाराज शिवाजी हुए हैं, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? कोणदेव। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? कोणदेव। इसलिए महाराष्ट्र के तट को क्या कहा जाता है? कोंकण तट। ठीक है ना? कोंकण तट नाम दूसरी वजह से, लेकिन आपको याद कराने की दृष्टि से बता रहा हूँ। और गुजरात में क्या है? काठियावाड़ तट। गुजरात में किस नाम से जाना जाता है? काठियावाड़। तो 4 भागों में बांटा है। गुजरात में काठियावाड़, बंबई और गोवा के अंदर कोंकण तट, कर्नाटका के अंदर कन्नड़ तट, केरल के अंदर मालाबार तट। तो पश्चिमी तट को 4 भागों में हमने बांटा है। आइए अब पढ़ते हैं। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। गुजरात से लेकर के केरल तक हम इसे अलग अलग नामों में बांट सकते हैं। गुजरात का निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट। तो गुजरात का कच्छ और कौन सा? काठियावाड़ तट। महाराष्ट्र का कोंकण तट। महाराष्ट्र का कौन सा तट? कोंकण तट। अभी हम पढ़ के आए हैं। महाराष्ट्र में कोंकण तट और गोवा तट। तो महाराष्ट्र के नीचे ही गोवा है, तो गोवा और महाराष्ट्र के तट का एक ही नाम है। कौन सा नाम है? कोंकण तट नाम है। गुजरात में क्या नाम है? गुजरात में काठियावाड़ नाम है। काठियावाड़ बोल दो, कच्छ बोल दो। कच्छ ऊपरी जो सीमा है उसे कच्छ कहा जाता है। ठीक है। तो गुजरात में क्या नाम है दोस्तों? गुजरात में कच्छ। बोलते रहे मेरे साथ, मन मन में दोहराते रहे। गुजरात में क्या नाम है? कच्छ और काठियावाड़। महाराष्ट्र में क्या नाम है? महाराष्ट्र और गोवा में क्या नाम है? कोंकण तट। कर्नाटका में क्या नाम है? कन्नड़ तट। ठीक है। केरल के अंदर क्या है? केरल में इसे क्या कहा जाता है? केरल में इसे मालाबार तट कहा जाता है। केरल में इसका क्या नाम है? मालाबार तट। ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। इनके कहने का मतलब है कि जो ये पश्चिमी जो मैदान है वो उत्तर दिशा में, ये उत्तर दिशा है और ये वाली दक्षिण दिशा है। दक्षिण में ये क्या है? उत्तर और दक्षिण में चौड़े होते जाते हैं। बाकी मध्य में ये क्या है? संकीर्ण। संकीर्ण का मतलब छोटे छोटे हैं। लेकिन दक्षिण में और उत्तर में क्या है? ये चौड़े हैं, फैले हुए हैं। कौन सा मैदान? पश्चिमी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है परंतु उत्तर और दक्षिण में ये चौड़े होते जाते हैं। इन तटीय मैदानों में बहने वाली नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का निर्माण का मतलब हुआ ये कभी डेल्टा नहीं बनाती है।
तो ये था हमारा पश्चिमी तटीय मैदान। तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा था हमने, पूर्वी और पश्चिमी। पहला सबसे पहला हमने पढ़ा पश्चिमी, अब हम पढ़ेंगे पूर्वी तटीय मैदान। आइए बात करते हैं। पहले मालाबार तट की है इसमें, तो एक मिनट मालाबार तट की बात कर लेते हैं। पूर्वी तट नहीं बता रहा। मालाबार तट की विशेषताएं, विशेष स्थल आकृतियां कयाल, जिसे मछली पकड़ने तथा अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। जो केरल का जो दोस्तों मालाबार तट है, केरल का जो मालाबार तट है उसमें कयाल आकृतियां बनी है। मालाबार तट में कौन सी आकृतियां बनाई हुई है उन्होंने, मनुष्य ने कयाल आकृतियां बनाई है। और कयाल किसके काम में आता है, कयाल मछली पकड़ने के काम में आता है। उसके साथ ही यहाँ पे अंतःस्थलीय नौकायन होती है, मतलब लोगों को खेल के जो मनोरंजन के प्रोग्राम है। तो केरल के अंदर एक केरल के अंदर एक मतलब विश्व स्तरीय एक नौकायन प्रतियोगिता होती है। क्या होती है, केरल में नौकायन प्रतियोगिता होती है, जो कि पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। दूर दूर से लोग केरल की जो नौकायन प्रतियोगिता होती है उसे देखने के लिए आते हैं, जो कि हर वर्ष आयोजित की जाती है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति है कयाल। मालाबार तट में एक स्थल आकृति है जिसे क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। और कयाल किस काम में आती है, मछलियों को पकड़ने के काम में आती है। और अंतःस्थलीय नौकायन, उसके कयाल के साथ साथ केरल में क्या होता है, अंतःस्थलीय नौकायन प्रतियोगिता होती है, और जो कि पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वालम काली, केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध एक नेहरू ट्रॉफी होती है जिसे वालम काली मलयालम का शब्द है, इसका हिंदी अर्थ है नौका दौड़। वालम काली का मतलब क्या हो, नौका दौड़। और यहाँ पे एक ट्रॉफी दी जाती है जो कि जिसका नाम क्या है, नेहरू ट्रॉफी है, का आयोजन पूर्णामदा कयाल में किया जाता है। और पूर्णामदा एक समुद्र कयाल है जिसमें इस नौकायन प्रतियोगिता को आयोजित करवाई जाती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नौकायन प्रतियोगिता है। आई बात समझ में। तो मालाबार तट में एक स्थल आकृति है जिसका नाम क्या, कयाल। कयाल में एक तो मछली पकड़ी जाती है, दूसरी यहाँ पे एक नौकायन प्रतियोगिता की जाती है। आई बात समझ में। आइए सेकंड हम पढ़ते हैं अब पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है। देखिए पश्चिमी तट अभी हम पढ़े, पश्चिमी तट कैसा है, पश्चिमी तट है संकरा, और पूर्वी तट कैसा है दोस्तों, चौड़ा। पूर्वी तट की चौड़ाई ज़्यादा है और पश्चिमी तट क्या है, संकीर्ण है। चौड़ा और उभरे हुए तट का उदाहरण है। और ये जो तट है वो कौन से तट का उदाहरण है, उभरे हुए तट का उदाहरण है दोस्तों। ये है पूर्वी तट हमारा। ये कौन सा तट है, पूर्वी तट, जो कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल से शुरू होकर के कहाँ तक आता है, तमिलनाडु तक। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये पूर्वी तट और पश्चिमी तट में अंतर का अगर पूछा जाए तो जो पश्चिमी तट है वो कैसा है, संकीर्ण है। पूर्वी तट कैसा है, पूर्वी तट चौड़ा है। ठीक है, पूर्वी तट कैसा है दोस्तों, चौड़ा है। आइए इसकी बात करते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है और उभरे हुए तट का उदाहरण। उभरे हुए तट का मतलब है ये सीधा खड़ा है तट, ये सीधा जमीन पे नहीं आता, सीधा खड़ा तट है। ठीक है, उभरे हुए तट का उदाहरण है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लंबे चौड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। जितनी भी नदियां जो कि पश्चिमी घाट से निकलती है और पूर्वी घाट की ओर आती है, तो ये सभी की सभी नदियां क्या बनाती है, डेल्टा बनाती हैं। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि दक्षिण की जो नदियां हैं, कौन सी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है दोस्तों, डेल्टा होता है समुद्र में गिरने से पूर्व नदियाँ। जैसे मान लो ये समुद्र है, समुद्र में गिरने से पूर्व नदियाँ यहाँ पे ला करके जैसे मिट्टी बिछा देती है दूर तक, और ये एक दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। कौन से क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पोत है, यहाँ पे कोई जहाज है। अब जहाज किस में चलता है, समुद्र में या पानी में चलता है। अब पानी में जब जहाज चलता है उसे मान लो यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे तो नदियों ने क्या अपनी गाद और मिट्टी बिछा रखी है। तो वो जो जहाज है, वो बड़ा जहाज है, वो क्या यहाँ तक नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि नदियों ने अपनी गाद और अपनी मिट्टी बिछा रखी है। ठीक है, तो पूर्वी जो तट है, पूर्वी तट की चौड़ाई इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे बहने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी, ये बड़ी नदियां क्या करती है, एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। बड़े डेल्टा का मतलब हुआ चारों तरफ समुद्र में गिरने से पहले नदियां चारों तरफ मिट्टी फैला देती है, मिट्टी बिछा देती है। और मिट्टी बिछा दी तो वहाँ पे फिर क्या है कि बड़े बड़े जहाज नहीं आ सकते और जो मैदान है वो काफ़ी चौड़ा हो जाता है। ठीक है, तो
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ लंबे चौड़े डेल्टा का निर्माण करती है। इनमें महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा और कावेरी है। उभरा तट होने के कारण यहाँ पर पतन और पोताश्रय कम है। अब देखिए जैसे हमारा जो पश्चिमी तट था, पश्चिमी तट तो प्राकृतिक बंदरगाह था, जबकि पूर्वी तट प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोताश्रय कम है, क्योंकि ये चौड़ा और उभरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाज आकर ये खड़े नहीं हो सकते हैं। इसे मनुष्य इसे क्या है, मतलब मशीनों के द्वारा उसे नया रूप देते हैं और जहाँ पे पोत खड़े होते हैं। तो पोताश्रय कम है। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर। बताइए दोस्तों, महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई कितनी है? 500 किलोमीटर है। मतलब शेल्फ क्या होता है? जब समुद्र के आसपास का जो हिस्सा होता है, समुद्र के आसपास का जो हिस्सा है, इसे समुद्री शेल्फ कहा जाता है। ये जो हिस्सा है ये समुद्री शेल्फ है। समुद्र शुरू होने से पहले एक शेल्फ होता है, यानी कि जहाँ पे एक, जैसे आप दूसरे शब्दों में से ऐसे समझ लो कि समुद्र के शुरू होने से पहले यहाँ पे चट्टान है, ऐसे मान लो आप चट्टान है। अब चट्टान समुद्री शेल्फ है, तो जो जहाज है वो अंदर तक अगर आना चाहेगा तो यहीं पर आकर के खड़ा होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आगे अगर जहाज आएगा तो वो चट्टानों के टकराने से उसे डूबने का खतरा रहेगा। तो ये भी एक खतरा है यहाँ पर। तो यहाँ पे समुद्री शेल्फ की चौड़ाई ज़्यादा है, और चौड़ाई ज़्यादा होने से जहाज़ों के डूबने का खतरा रहता है। टाइटैनिक मूवी देखी होगी। टाइटैनिक क्यों डूबा था? टाइटैनिक चट्टान से, बर्फ की चट्टान से टकराने से तो डूबा था। तो इसलिए पोताश्रय जो यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पतनों और पोताश्रय का विकास मुश्किल है। अब पहले तो उनको तोड़ो, उन चट्टानों को तोड़ करके वहाँ पे बनाओ, और गलती से कोई थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया और वो चट्टान से टकरा गया जहाज, तो क्या होगा? वो डूबने का खतरा लगातार बना रहता है। इसलिए पश्चिमी तट में बंदरगाह ज़्यादा है और पूर्वी तट में बंदरगाह क्या है दोस्तों? कम है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अभी तक हम पढ़ चुके हैं 2 भूआकृतियाँ, एक तो मरुस्थल पढ़ चुके हैं, एक भारत के तट के मैदान पढ़ चुके हैं। तीसरी भूआकृति हम पढ़ते हैं द्वीप समूह। दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। अगला जो टॉपिक है द्वीप समूह है, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी क्या वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।